सभी को आका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 5 नंबर जो चैप्टर था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब हम 6 नंबर यूनिट नंबर 2 का जो 6 नंबर चैप्टर है उसकी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6, देखिए इसका नाम है पादपों में, क्योंकि बोटनी पढ़ रहे हैं तो पादप तो आना ही है। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण की हम लोग बात करेंगे। पादप जानते हो, जल अवशोषण और रसारोहण इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है। सबसे पहले जल अवशोषण। जल अवशोषण शब्द से ही पता चल रहा है, जल और अवशोषण का मतलब अवशोषित करना। पादप जो है वो जल को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जल अवशोषण। देखिए, जल अवशोषण से पहले जल के बारे में हमने पहले 5वें चैप्टर में इसकी कुछ विशेषताओं की बात की थी। जल जो है वो प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए या प्रत्येक सजीव के लिए एक मुख्य भाग होता है या उसके लिए मुख्य मटेरियल होता है। जल से ही जो सभी जैविक क्रियाएं हैं वो संभव हो पाती हैं, चाहे वृद्धि हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो। उनमें अति आवश्यक पदार्थ कौन सा है? जल होता है। तो जल जो है वो अति आवश्यक होता है, जो सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पादपों में हम जल अवशोषण की बात करेंगे तो पादपों में जो जल है वो कैसे इनको प्राप्त होता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, जल जो है वो एक तो अपवाहित जल, ठीक है, अपवाहित जल हो गया, एक मृदा जल हो गया। ठीक है, अपवाहित जल की बात करते हैं तो ये ऐसा जल होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के समय क्या है, जल जो है वो जमीन की सतह पर बहकर समुद्र, तालाब या पोखरों में चला जाता है या पहुंच जाता है। उस जल को क्या बोला जाता है? अपवाहित जल। दूसरा है मृदा जल। वर्षा के बाद, हल्की वर्षा के बाद, वो तेज वर्षा से था बह के चला जाएगा। इसके बाद हल्की वर्षा के बाद क्या होता है, जो जल है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? मृदा जल बोला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिसे मृदा जल बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मृदा जल भी कई प्रकार का होता है, जैसे केशिकीय जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रता ग्राही जल, ठीक है, आदि कई प्रकार का ये होता है। पौधों को जो सुगमता से प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो कौन सा होता है? केशिकीय जल होता है। जो पौधे अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए इस जल का अवशोषण मिट्टी से करते हैं, मृदा से करते हैं। देखिए, पौधों में अब हम बात करेंगे, पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंगों की। किसकी बात करेंगे? पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंगों की हम लोग बात जो है वो करेंगे। अंगों की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर उच्च श्रेणी के पादप हम देखें, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनको अगर हम देखें, उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उनमें सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित मूल तंत्र, जैसे मुसला मूल है, ठीक है, जकड़ा मूल है। इस प्रकार से मूल तंत्र जो है वो पाया जाता है। आपने 11वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मूल तंत्र के प्रकार। मुसला मूल है, अपस्थानिक मूल है, इसके अलावा जकड़ा मूल है, ठीक है। तो मूल तंत्र जो है वो इस प्रकार से विकसित मूल तंत्र पाया जाता है उस श्रेणी के पादपों में। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जिन्हें मोसिस बोला जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर मूलाभास राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स। जल के अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं, जो आपको याद
रखना है। इसके बाद में देखिए, जड़ की पूरी सतह जो है वो इसके लिए जल का अवशोषण नहीं करती है। जल का अवशोषण जड़ की पूरी सतह द्वारा नहीं होती है। इसके लिए हम जड़ के भागों की बात करने वाले हैं कि जड़ के 11वीं क्लास में भी हमने बात की थी, 12वीं क्लास के अंदर अब हम बात करेंगे। तो देखिए, जड़ के 2 भाग होते हैं। मुख्य कितने भाग होते हैं? जड़ के 2 भाग होते हैं। एक होता है तरुण क्षेत्र। कौन सा होता है? तरुण क्षेत्र, जो क्या है, जल अवशोषण करने का कार्य करता है। तरुण क्षेत्र क्या करता है? जल अवशोषण करने का कार्य करता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पादप की जड़ के किस भाग के द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो वो होता है तरुण क्षेत्र के द्वारा। परिपक्व क्षेत्र जो है, इसके द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता है। इसका भी आपसे कारण पूछ सकता है। तो कारण ये होता है, इस परिपक्व क्षेत्र की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें काष्ठाभवन सुमेरीनीकरण के जमाव हो जाता है। किसका? काष्ठाभवन सुमेरीनीकरण का जमाव हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र की जो भित्तियां होती हैं वो वाटर के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। जल के लिए क्या हो जाती हैं? अपारगम्य हो जाती हैं। ठीक है, अपारगम्य का मैंने आपको बताया था कि ना तो विलेय का प्रवेश और ना ही विलायक का प्रवेश। तो हमें तो केवल विलायक की बात करनी है, जल के अवशोषण की बात कर रहे हैं, तो जल तो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं तरुण क्षेत्र की। 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। वो भाग देखिए कौन कौन से हैं। मैंने 500 भाग लिखे हैं। डायग्राम हम बनाएंगे साथ में, आपको कॉपी के अंदर मिलेगा बनाया हुआ। देखिए, मूल गोप पहला कौन सा है? रूट कैप, मूल गोप। दूसरा है मूल शीर्ष। तीसरा है देहधर्यवर्धी क्षेत्र। चौथा है मूल रोम क्षेत्र। और लास्ट है परिपक्वन क्षेत्र या प्रौढ़ क्षेत्र। 5 तरुण क्षेत्र के भागों की हम बात करेंगे। फर्स्ट है मूल गोप। मूल गोप जो होता है, ये मूल का, इस तरुण क्षेत्र का सबसे शिरस्थ भाग होता है। सबसे शिरस्थ भाग अर्थात ऊपर का भाग होता है। दूसरी बात, ये क्या करता है, जो वर्धिकारी कोशिकाएं, जो वर्धिकारी क्षेत्र है, उसको रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। मूल गोप का कार्य इतना ही। गोप का मतलब कैप, शिरस्थ भाग होता है, और जो वर्धिकारी कोशिकाएं हैं ऊपर, उन कोशिकाओं की ये क्या करता है? रक्षा करता है। इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, साथ साथ बनाते जाते हैं। ये जो भाग है, इसको मूल गोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल गोप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरा भाग, मूल शीर्ष। मूल शीर्ष की बात करते हैं तो ये मूल गोप के बाद स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजनशील होती हैं। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजनशील होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विभाजन क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखना, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विभाजन क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्षेत्र मूल की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, अर्थात मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र के द्वारा होती है। ये जो भाग अब आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है विभाजन क्षेत्र या मूल शीर्ष। विभाजन क्षेत्र, ठीक है, क्या बोला जाता है? विभाजन क्षेत्र, जो मूल की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद तीसरा है देहधर्यवर्धी क्षेत्र। ये जड़ की लंबाई के लिए आवश्यक होता है। इसकी कोशिकाएं जड़ की लंबाई के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसकी लंबाई के लिए? जड़ की लंबाई के लिए। इस प्रकार से ये जो भाग है, ये जड़ की लंबाई के लिए अति आवश्यक भाग होता है। ठीक है, क्या नाम हो गया? देहधर्यवर्धी क्षेत्र। इसके बाद में आते हैं मूल रोम क्षेत्र।
मूल रोम का मतलब मूल के ऊपर कुछ बालों जैसी या सूक्ष्म तंतुओं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। इसमें हजारों मूल रोम होते हैं और ये भाग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम जल अवशोषण पढ़ रहे हैं और जल अवशोषण का ये मुख्य भाग होता है। जल अवशोषण की क्रिया इस भाग द्वारा सबसे ज़्यादा होती है, या मेन पार्ट जो है जल अवशोषण का मूल रोम क्षेत्र होता है, और हजारों मूल रोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हजारों मूल रोम जो है वो उपस्थित होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मूल रोम बोला जाता है, जो जल अवशोषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। लास्ट है परिपक्वन क्षेत्र या प्रौढ़ क्षेत्र। ये क्षेत्र जो होता है ये परिपक्वन भाग होता है, ये जो आपको दिख रहा है प्रौढ़ क्षेत्र, ये परिपक्वन क्षेत्र होता है और अवशोषण की क्रिया इसमें बहुत कम होती है। अवशोषण की क्रिया क्या है? इसमें बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोशिकाएं हैं वो काष्ठाभवन व सुबेरीकरण के द्वारा इसकी भित्तियां जो है वो अपारगम्य रहती हैं जल के लिए, तो जल का अवशोषण जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से ये किसके तरुण जो क्षेत्र है जड़ का, उसकी संरचना है। तो ये आपकी कॉपी में आपको मिलेगी, नोट्स के अंदर आपको ये बनानी है। कक्षा 11 के अंदर भी हमने इसकी बात की थी। मूल गोप, शिरस्थ भाग, वर्दी कार्य क्षेत्र को रक्षा प्रदान, मूल शीर्ष, इसकी कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, इसे विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं, और ये मूल की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देधैर्य वर्धी क्षेत्र, ये जड़ की लंबाई के लिए आवश्यक भाग है। मूल रोम क्षेत्र, इसमें हजारों मूल रोम पाए जाते हैं, ये जल अवशोषण का मुख्य भाग होता है। परिपक्वन क्षेत्र, ये परिपक्व भाग होता है, इसे प्रौढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। जल के अवशोषण की क्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि काष्ठाभवन सुबेरीकरण के कारण ये इसकी भित्तियां जो है वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि की बात अवशोषण की क्रियाविधि जो है वो क्या होती है? मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्रेमर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1949 के अंदर जल अवशोषण की 2 विधियां बताई थी। कितनी विधियां बताई थी? जल अवशोषण की 2 विधियां बताई थी क्रेमर ने 1949 के अंदर। एक थी निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण, दूसरी थी सक्रिय जल अवशोषण। एक कौन सी थी? निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण, और जो दूसरी थी वो थी सक्रिय जल अवशोषण, अर्थात एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण, और ऊपर वाली हो गई पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, निष्क्रिय और सक्रिय 2 बताई। हम दोनों की बात करेंगे, परिभाषा की भी और इसकी क्रियाविधि की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम से निष्क्रिय जल अवशोषण की। निष्क्रिय जल अवशोषण की जब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है। देखो, इसके अंदर जो जल अवशोषण के कारक होते हैं, ऐसा जल अवशोषण जिसमें जल अवशोषण के जो कारक हैं वो पत्तियां होती हैं। कौन होती हैं? पत्तियों में स्थित होते हैं। जल अवशोषण के कारक किन में स्थित हो? ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। जल अवशोषण के जो कारक हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्तियों में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जड़ केवल मार्ग का कार्य करेंगे, जड़ की कोशिकाएं केवल रास्ता प्रदान करेंगी। आगे हम बात करेंगे, जल मार्ग की बात करेंगे। जड़ की कोशिकाएं जो है वो केवल मार्ग का काम करेंगे, रास्ते का। जल अवशोषण की क्रिया में उसका कोई काम नहीं होता है। तथा इसमें आवश्यक बलों के रूप में जो है वायवीय भाग व प्रो उत्तरदावी होते हैं। वायवीय भाग या जो तना है, प्रो है, वो इसमें उत्तरदावी होता है या भूमिका अपनी निभाता है। ठीक है, इसके अंदर मूल जो है वो मुख्य भाग नहीं होता, गौण भाग होता है। मूल क्या होता है? इसके अंदर गौण भाग होता है। ठीक है, तो इसमें जो कारक होते हैं जल अवशोषण की क्रिया के, वो किस में उपस्थित होते हैं? पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि, मेथड्स ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं।
क्रियाविधि देखिए तो ये पादपों के अंदर जल अवशोषण की प्रमुख विधि होती है। जल अवशोषण की क्या है? प्रमुख मेन मेथड यही है। सहक्रिय की भी हम बात करेंगे लेकिन वो मुख्य नहीं, ये मुख्य। क्यों है मुख्य? क्योंकि अधिकांश पादपों में जल अवशोषण का कितना प्रतिशत भाग, 96 से 98% भाग जो है जल अवशोषण की क्रिया का, वो इस निष्क्रिय जल अवशोषण के माध्यम से ही होता है। इसलिए ये प्रमुख विधि है किसकी? पादपों में जल अवशोषण की। कौन सी विधि? निष्क्रिय जल अवशोषण। होती क्या है इस विधि में? क्या होता है इस विधि में? पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। और आप लोग जानते हो, आगे हम चैप्टर भी पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन का, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्प प्लस उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन। तो पादपों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी जिससे जल की हानि होगी। जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। और जल की अगर हानि होगी तो क्या होगा? पत्तियों की शिराओं में एक तनाव उत्पन्न होता है। पत्तियों की शिराओं में क्या उत्पन्न होता है? एक तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव जो होता है ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव तनाव होता है। ये तनाव इन पत्तियों की शिराओं में होता है, लेकिन यहां से ये तने के जल स्तंभ से होता हुआ जड़ों में पहुंच जाता है। पत्तियों की शिराओं में एक तनाव उत्पन्न हुआ था जो ऋणात्मक तनाव था, जो इन पत्तियों की शिराओं से तने के जल स्तंभ से होते हुए किन में पहुंच जाता है? जड़ों में पहुंच जाता है। जड़ों में पहुंचते ही तनाव क्या होगा? मूल रोम जो होते हैं, रूट हेयर्स, उनके द्वारा मिट्टी से स्वतः ही जल खींच लिया जाता है। जैसे ही तनाव मूलों में आता है, मूलों में आने के बाद मूल रोमों द्वारा स्वतः ही मिट्टी से क्या कर लिया जाता है? जो जल है उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार के अवशोषण को निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इस अवशोषण में किसी भी अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते ये मेन अंग था जिसकी सक्रिय भूमिका थी, क्योंकि वह पत्तियों के अंदर कारक जरूर उपस्थित हैं। अवशोषण हुआ, जल की वाष्पोत्सर्जन हुआ, जल की हानि हुई, पत्तियों की शिराओं में जल की हानि के कारण तनाव उत्पन्न हुआ। तनाव था वो ऋणात्मक था, वो तने के जल स्तंभ से होते हुए मूलों में पहुंचा। मूलों में पहुंचने के बाद मूल रोम जो है उस तनाव के माध्यम से क्या करते हैं? मिट्टी से जो है जल को खींच लेते हैं। इस प्रकार से यह अवशोषण की क्रिया होती है। इसमें किसी भी अंग की महत्व जो सक्रिय भूमिका है वो नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण की, जो इसके बराबर ही है, थोड़ा अंतर है, इसके विपरीत है लेकिन अंतर बहुत ही कम है। सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो सक्रिय जल अवशोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा भी, ऐसा जल अवशोषण जिसके कारक जड़ में उपस्थित हों। जल अवशोषण के कारक कहाँ उपस्थित हो? जड़ में, जबकि वहाँ हमने बात की थी पत्तियों के अंदर थे। तो इसके अंतर भी आप लोग साथ में ध्यान रखना। वहाँ पे पत्तियों में थे, यहाँ पे क्या है? जड़ के अंदर उपस्थित होते हैं। जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस जल अवशोषण में सक्रिय भाग लेती हैं, जबकि वहाँ पे मूल जो थी वो क्या थी? गौण था, ठीक है, मार्ग प्रदान कर रही थी केवल। यहाँ पर जो आवश्यक बल है वो उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? मूल में होती है, जबकि उसके अंदर निष्क्रिय निशेष जल अवशोषण के अंदर जो है वो मूल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आवश्यक बलों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वायवीय भाग या प्रोह में। मैं चैप्टर खत्म होते ही एक प्रश्न दूंगा, उसका उत्तर आपको ही करना है। निष्क्रिय जल अवशोषण व सक्रिय जल अवशोषण में अंतर, तो वो ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। क्रियाविधि देखिए, सक्रिय जल अवशोषण है ये अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पादपों में होता है और लगभग 2 से 4% होता है, क्योंकि निष्क्रिय जल अवशोषण कितना होता है? 96 से 98%। तो इसमें जल अवशोषण की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से
सक्रिय जल अवशोषण जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये होता कब है इसकी बात करते हैं। ये तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या तो कम हो या होती नहीं हो, अर्थात रात्रि में। ये सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया कब होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या तो कम हो या नहीं होती हो, और जैसे रात्रि में, तब ये 2 से 4% होने की इसकी संभावना रहती है। इसमें होता क्या है, जो जड़ होती हैं, जड़ के अंदर इसका मुख्य कारक है, इसमें धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं। कैसे बल उत्पन्न होते हैं? धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं, और धनात्मक बलों के कारण ही आगे आपको बताऊंगा इस धनात्मक, उसमें कौन सा बल था, कौन सा तनाव था? ऋणात्मक तनाव था। यहाँ पे धनात्मक बल है। ठीक है, होता क्या है, मूलों के अंदर जो संवहन उत्तक होता है जाइलम, जो जल अवशोषण का कार्य करता है, पता है आप लोगों को? जाइलम जो होता है जल अवशोषण का कार्य जो करता है, ये इसके जल स्तंभ में, किसके जल स्तंभ में? जाइलम के जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? धनात्मक, जिसे मूल दाब कहते हैं, रूट प्रेशर, आरपीबी बोल सकते हो। क्या बोला जाता है? मूल दाब या रूट प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद प्रासरण दाब द्वारा मूल्य क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं? मर्दा से जल को अपने अंदर खींच लेती हैं। प्रासरण दाब द्वारा क्या करती हैं? जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल को अपने भीतर खींच लेती हैं। तो ऐसे अवशोषण को सक्रिय जल अवशोषण। क्या था? पादप के अंदर जो जड़ें हैं उनमें उपस्थित जाइलम की जल स्तंभ में एक बल उत्पन्न होता है जिसे धनात्मक बल कहते हैं, तथा इसे मूल दाब भी कहा जाता है। मूल दाब के बाद में प्रासरणी दाब के द्वारा जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जल को भीतर की तरफ खींच लिया जाता है। इस प्रकार के अवशोषण को सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं, जो 2 से 4% ही होता है। इस अवशोषण की जो मुख्य बात है वो ये होती है, इस अवशोषण के लिए इन मूलों को एटीपी की आवश्यकता होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेन बात है ये, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये मूलों की श्वसनशील कोशिकाओं से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ों की श्वसनशील रेस्पिरेटरी सेल्स जो हैं उनसे ये प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात कर ली। अब बता देता हूँ आपको एक मेन बात, वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा जल अवशोषण की क्रिया भी उतनी क्या होगी? अधिक होगी। भाई वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कम हुआ या नहीं होगा तो जल अवशोषण की क्रिया आप देख सकते हो परसेंटेज 2 से 4%, जबकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा था तो पत्तियों की शिराओं में उत्पन्न ऋणात्मक तनाव के कारण जो वो कितना था 96 से 98% निष्क्रिय जल अवशोषण। तो वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा जल अवशोषण भी उतना ही तेजी से होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सभी को और आपके परिवार को आका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।